हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, यानी हम टेंथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर सीरीज में हमने टेंथ के जितने भी क्वेश्चंस हमारे एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको टेंथ का थ्योरी का लेक्चर अच्छे से पढ़ना है। उसमें जो भी आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले सिखाए गए हैं, फॉर्मूले का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने टेंस का प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर टेंस में सीखा है, वो सब आपको पढ़ना है, क्योंकि उन सब का डिटेल यूज हमारे क्वेश्चंस में होगा। और क्वेश्चंस के थ्रू भी जो हमारे को कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। आप सबसे पहले क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए। टेंस क्या होता है बेसिकली? देखिए, इंग्लिश में ना हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं, राइट? टाइम को ही हम टेंस में बोला करते हैं। टेंस, अब देखिए टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है। बेसिकली टाइम का तो हमने 3 डिवीजन कर दिए, पास्ट, प्रेजेंट, राइट, और फ्यूचर। अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में जो वर्ब होता है यानी जो एक्शन होता है, हम एक्शन के लिखने के तरीके पे काम करते हैं। यानी अगर एक्शन फ्यूचर में होगा तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो एक्शन प्रेजेंट का है तो उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर रखेंगे, या उसको सेंटेंस में हम किस तरीके से यूज करेंगे। अगर पास्ट के एक्शन की बात हो रही है तो उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं, ये हम बेसिकली वर्ब के पे काम करते हैं, यानी हमारे एक्शन पे काम करते हैं कि एक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलता है कि ये जो बात हो रही है ये पास्ट के लिए बात हो रही है, या ये प्रेजेंट की बात हो रही है, या ये फ्यूचर की बात हो रही है। यानी अगर आपका स्ट्रक्चर सही है, अगर आपने सेंटेंस में स्ट्रक्चर सही रखा है और आप जो टाइम बताना चाहते हो वो टाइम आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर से यानी वर्ब के स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, या फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो सबसे जरूरी होता है कि हमारे स्ट्रक्चर को सही तरीके से रखना। और ये हमने थ्योरी में डिटेल में कवर किया है कि हम स्ट्रक्चर पे किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ पर वॉज, कहाँ पर वर, कहाँ पर हैज, कहाँ पर हैड और कहाँ पर विल आएगा। ये सब आपको अंडरस्टूड होना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका हमें डिटेल यूज अब क्वेश्चंस में हमें करने को मिलेगा। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसमें बात करेंगे कि कहाँ पर गलती है। अगर कोई गलती है तो उसमें सुधार क्या होगा, अगर कोई गलती नहीं है तो उसके स्ट्रक्चर को आपको एक बार देखना होगा कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें सही दिया गया है, राइट? तो हमें मिस्टेक भी फाइंड करनी है और हमें ये फाइंड करना है कि अगर मिस्टेक नहीं है तो ये करेक्ट है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमारी अप्रोच होती है सिर्फ एरर्स को ढूंढने की, और हम ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर कोई एरर नहीं होती। तो बीच में मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हैं जिनके अंदर एरर नहीं है। तो सिर्फ एरर ढूंढने वाला जो हमारा अप्रोच है उससे बाहर निकलना है, हमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट को सीखना है, राइट? तो अब हम क्वेश्चन 1 से डिस्कस करते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन आर स्टिल रिमेन। अब देखिए बात किसकी हो रही है? प्रॉब्लम्स की, राइट? अब ये जो है ना यहाँ पर ट्रांसलेशन, अब ये जो ट्रांसलेशन है ये ऑफ प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दा किसके लिए लगाया? प्रॉब्लम्स के लिए लगाया। प्रॉब्लम, सिंगल प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स यानी एक से ज्यादा प्रॉब्लम की बात करें, यानी ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर बिल्कुल ठीक लगा है, राइट? अब बात करनी है स्टिल रिमेन, राइट? अब हमें इसको लेके बात करनी है, क्या यहाँ पर आर रिमेन होगा, या विल रिमेन्ड होगा, या विल स्टिल रिमेन, या इसका मतलब क्या है? अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है वो आगे तक रहेंगी, राइट? अगर आप यहाँ पर देखते हैं मतलब स्टिल रिमेन का मतलब है अभी भी है और आगे तक रहेंगी, तो सी इज द राइट आंसर, विल स्टिल रिमेन, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डैश यू हियर द प्रेसिडेंट वॉइस। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपने प्रेसिडेंट वॉइस जो स्पीच है उसके बारे में सुना? डैश यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच। अब देखिए क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन क्रिएट होगा, राइट? अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी जिससे हमारा क्वेश्चन क्रिएट होगा, तो अब आपको क्या करना है? आपको हियर भी देखना है। हियर जो है V1 फॉर्म में है। V1 फॉर्म के लिए जब भी हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं डिड लगाते हैं। और आप ये पूछ रहे हैं क्या आपने प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी? सुनी का मतलब है वो पास्ट हो गया है, क्योंकि अगर आप अभी की बात कर रहे होते तो वो पूछता कि आप प्रेसिडेंट की स्पीच सुन रहे हो, लेकिन ये काम हो चुका है। क्योंकि आप देखिए बात क्या हो रही है कि आपने प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी, यानी प्रेसिडेंट ने
पास्ट टाइम में कोई स्पीच दी होगी उसके ऊपर आप बात कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है आपको सेंस से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है और पास्ट में आप V1 किसके साथ लगाते हैं, डिड के साथ। तो क्या ऑप्शन है, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑल हेल डैश ब्रोकन लूज आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। राइट, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो भी था वो सब टूट गया, ब्रोकन लूज आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। अब यहाँ पर जो हेल है ना ये सब्जेक्ट है, राइट, हेल आपका सब्जेक्ट है। अगर हेल सब्जेक्ट है तो ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। और अब हमें बात करना है क्या यहाँ पर हैव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए इज ब्रोकन इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव फॉर्म बन जाएगा, राइट। राइट, अगर हमें यहाँ पर पैसिव फॉर्म नहीं चाहिए, हमें यहाँ एक्टिव फॉर्म ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हैज होगा, राइट आंसर होगा सी, हैज प्लस ब्रोकन, यानी पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, राइट। तो इसका सही आंसर होगा हैज प्लस ब्रोकन, सी इज द राइट आंसर। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी। अब देखिए, अब बोल रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा था ट्रेन पहले जा चुकी थी। देखिए व्हेन आई रीच्ड, तो अगर ये बात किसकी हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की। देखिए आप एक बात को समझिए, अगर हम पास्ट में बात करते हैं ना तो पास्ट का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट से पहले का इवेंट है, राइट। पास्ट उसी की बात करते हो, यानी जो अभी इस मोमेंट से पहले जो हो चुका है वो पास्ट है। लेकिन पास्ट में भी अगर हम पास्ट की बात करें, राइट, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस से लिखते हैं, राइट। अब इसको समझिए, अब वो पास्ट में पास्ट की बात कर रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा था। अब उससे पहले एक और एक्शन हुआ है, उससे पहले क्या एक्शन हुआ है कि उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, यानी ट्रेन उससे भी पहले जा चुकी है, यानी ट्रेन के पास्ट इवेंट की बात हो रही है और पास्ट की बात हो रही है जिसमें ट्रेन जा चुकी है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, लेफ्ट आ सकता है। तो क्या यहाँ पर लेफ्ट है, बिल्कुल है, राइट, लेफ्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिड ही केम टू सी यू यस्टरडे। अब देखिए ये बात हो रही है पास्ट की, क्योंकि यस्टरडे इवनिंग पास्ट की बात हो रही है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो क्वेश्चन आपका किससे बना, डिड से। डिड के साथ अगर जब भी आप क्वेश्चन की फॉर्मेट करते हो तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। यानी पास्ट में अगर आपने कोई क्वेश्चन बनाया या फिर आप डिड को यूज कर रहे हो तो उसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, राइट। उसको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ पर देखिए डिड आ गया और यहाँ पर ही केम आया है, कम केम कम, राइट। देखिए कम का अगर आपको वर्ब पता हो, कम केम कम, राइट, यानी ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, V1 V2 V3। तो यहाँ पर V1 आना चाहिए, राइट, V1 आएगा, तो यहाँ पर केम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कम। तो ए पार्ट में एरर है, इसको हम सुधारेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। देखिए टू पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनने के लिए। बहुत सारे ओकेजन्स पे हमें मदद करनी चाहिए गरीबों की, कैसे कर सकते हैं, उनको खाना दे सकती है और उनको कपड़े देके। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर आया डिड और डिड के बाद बोला गया हेल्प्ड। तो मैंने आपको बताया डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पर हेल्प्ड होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हेल्प होगा, राइट। तो बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट को आप ठीक करेंगे। तो एक और चीज, डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया, इनके साथ ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। तो आप इस फॉर्मेट को याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द अननोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। देखिए वी हैव डिस्कसिंग, यहां पर हैव प्लस प्लस डिस्कसिंग आया है, राइट। तो जब भी इस तरीके की स्टेटमेंट लिखनी है, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द अननोन मैकेनिज्म, तो इस ये जो टेंस है ना, ये आपको जो टेंस दिया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर अब आपने पता होगा हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर बीन आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीन। तो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। तो बोल रहा है हमें बाहर जाना चाहिए अगर बारिश नहीं हो रही है। तो देखिए वी शैल गो आउट,
इफ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं हो रही तो हम बाहर जाएंगे, राइट। ये इस बारे में बोला इफ इट। अगर देखिए यहाँ पर आ गया डज नॉट, अगर डज नॉट आ जाता है ना, डज लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की यानी सिंपल फॉर्म आती है, यहाँ पर वर्ब की ईएस फॉर्म है तो ईएस फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर होगा रेन, इफ डज नॉट रेन, राइट, रेन्स नहीं होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, माई नेफ्यू बिगेन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। अब देखिए ये पास्ट टेंस के बारे में बात करा गया है, राइट। आपको पता होगा अगर आप सिंपल पास्ट टेंस लिखते हैं, राइट, सिंपल पास्ट टेंस आप लिखते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है, राइट। अगर आपकी सेकंड फॉर्म लिखनी होगी तो बिगिन, बिगिन, बिगैन और बिगन, राइट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बिगन, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर बिगन नहीं आएगा, बिगेन आएगा, BEGAN, बिगेन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years, राइट। तो बी पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। डोंट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन। तो देखिए एक वर्ड होता है लेट यू डाउन, लेट यू डाउन, लेट यू डाउन का मतलब होता है निराश कर देना किसी को, राइट, लेट यू डाउन। तो आपको बोलते हैं कि अच्छा पढ़ो, डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करना। तो यहाँ पर ही विल आ गया, अब विल आ गया तो लेट्स नहीं होता, विल के साथ हमेशा याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पर लेट्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा डोंट लेट यू डाउन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट वॉट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। अगर तुम कल घर आ रहे हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें किस समय एक्सपेक्ट करूं या कब आप आओगे, राइट। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इफ योर होम कमिंग नहीं होगा, इफ यू आर कमिंग, इफ यू आर कमिंग, राइट। योर जो योर गलत हो जाएगा, राइट, तो यहां पर हो जाएगा यू आर, तो इसको आप करेक्ट करेंगे, ए पार्ट में एरर है, इसका सही आंसर होगा यू आर, राइट। So next question, question number 12. Now, after he had apologized to the magistrate profusely for having broke the promise, right? Broke the promise, the magistrate was happy to forgive him. देखिए, after he had apologized, तो ये past perfect tense हो गया, had plus verb की थर्ड फॉर्म, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। For having broke, अब यहाँ पर देखिए broke जो है ना ये past फॉर्म हुआ है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, लेकिन यहाँ पर जब आप यूज करेंगे ना ब्रोकन द प्रॉमिस, तो यहाँ पर हैविंग ब्रोक नहीं आएगा, ब्रोकन होएगा, राइट, ब्रोकन द प्रॉमिस। तो हैविंग के बाद जब भी आप वर्ब लिखते हैं तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, ये आप याद रखेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, तो यहाँ पर होगा हैविंग ब्रोकन द प्रॉमिस द मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी टू फॉरगिव हिम, राइट। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ओल्ड एज फैमिली एंड इन्फर्मिटी हैड बिगिन। अब देखिए हैड, अब मैंने आपको बताया, देखिए यहां पर जो बात हो रही है ना, हैड बिगिन टू कैच अप द फैमिली। जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, राइट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप समझेंगे इसको, हैज तब आएगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, या फिर हैव जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब यहां पर देखो हैड आ गया, और बिगिन क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो ये गलत हो जाएगा, यहां पर आएगा बिगन, BEGUN, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो बी पार्ट में एरर है, इसको हम करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, therefore your taxability in India will depends on the total time spent by your parents and employees in India in providing consultancy services। अब देखिए therefore यहाँ पर क्या एज ए कंजंक्शन है, your taxability in India will depends, right। तो हमें वर्ब फाइंड करनी है, एक तो ये हो गया, on the total time spent, spent आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट, पास्ट टेंस की बात हो गई है यहाँ पर। on the total time, जो जितना भी समय आपने बिताया या फिर आपके एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय बिताया है या फिर आपके पेरेंट्स ने जो बिताया है, उस पर डिपेंड करती है, और उनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज पर डिपेंड करती है आपकी टैक्सेबिलिटी, राइट। लेकिन आपको मैंने अभी एक स्ट्रक्चर समझाया था
विल जब भी लिखोगे आप, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, वर्ब की ईएस या एस फॉर्म दी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो बी पार्ट में एरर है। अब आप इसको कैसे ठीक करेंगे, डिपेंड्स नहीं होगा, डिपेंड होगा, राइट। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आए, काफी बेसिक क्वेश्चंस हैं और इनको कोशिश करो अच्छे से आप कर पाए, राइट। नाउ ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और आपको अपना लेक्चर याद करो जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था। मैंने आपको एक बात बताई थी, जितनी भी हमारी हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, या फिर हमारे जो फैक्ट्स हो गए, ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। सी, अब देखिए, ही इज गोइंग एवरी डे, वह हर दिन जा रहा है मॉर्निंग वॉक पे, तो इसको अगर आप सिंपल बोलोगे, वो हर सुबह जाता है मॉर्निंग वॉक पे अपने दोस्त और नेबर्स के साथ, तो इज गोइंग नहीं होगा, ही गोज होगा, ही गोज, क्योंकि हम इस पर हैबिट की बात कर रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होगी, तो इज गोइंग की जगह गोज आ जाएगा, राइट। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, गोज इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आवर टीचर टोल्ड अस। अब ये देखिए, टोल्ड जो है पास्ट की बात हो रही है कि उनके टीचर ने उन्हें बताया, दैट कंजंक्शन हो गया, क्योंकि एक स्टेटमेंट ये होगी अवर टीचर टोल्ड अस, एक वर्ब होगी टोल्ड और दूसरी वर्ब होगी मूव्ड, राइट। अब यहां ध्यान से देखिए, द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, जो अर्थ है वो मूव करा करती थी सन के, तो यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगर आप देखें तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये गलत है, हमने बताया अभी इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। अगर आप ध्यान से देखें, अब ये किसके बारे में बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 17 में, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। देखिए, ऑलवेज का मतलब क्या है कि ये एक तरीके से हैबिट की बात हो रही है, तो इसको हम अब जो है इसको लिखना क्या चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए था, यू ऑलवेज डूइंग दिस, यू ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, या यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, राइट, क्योंकि वो हमें इसकी आदत का बता रहा है कि ये हमेशा ऐसी गलती करता है, तो डी, इसमें कोई एरर नहीं है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइस्ट emphasized that it is the duty of all Christians to love each other। देखिए, द प्राइस्ट, अब प्राइस्ट कौन होते हैं, पुजारी जो होते हैं। एम्फसाइज्ड किस बात पे जोर करते हैं, एम्फसाइज का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना, दैट इट इज द ड्यूटी, अब क्या है ड्यूटी, टू लव ईच अदर, तो ये इट इज अ ड्यूटी ऑफ क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर। तो ये जो बात हो रही है एक यूनिवर्सल ट्रुथ की हो रही है या एक जनरल फैक्ट की बात हो रही है जो ऐसा उनको कहा करते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ पर टू लव सही रहेगा, सो नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द बुद्धा सेड टू द, देखिए, द बुद्धा सेड टू ब्रेवेड मदर दैट डेथ नॉक्ड एट एवरी डोर। तो बुद्धा ने एक मदर को बोला कि जो डेथ है ना वो हर एक के दरवाजे पे आती है, यानी इट्स अ यूनिवर्सल, राइट। तो आप उससे भाग नहीं सकते। तो अगर किसी ने बुद्धा के बारे में पढ़ा हो तो उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानी में इस बात का जिक्र होता है। यहाँ पर दो वर्ब है, सैड टू द, अब ये जो यहाँ पर आया ना ब्रेवेड मदर का मतलब होता है तो दुख भरी जो माता होती है जिसको बहुत ज्यादा दुख है, उसको ऐसा बोला। सी, ये एज अ एडजेक्टिव है मदर के लिए, राइट, जो उनकी स्टेट को बता रहा है। सैड क्या हो गया, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा उस मदर के लिए, क्या कहा, दैट, ये कंजंक्शन हो गया दो स्टेटमेंट का द्वारा। डेथ नॉक्ड, अगर आप ये देख रहे हैं इस वाली स्टेटमेंट को देखें, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो यहाँ पर नॉक्ड नहीं होगा, यहाँ पर होगा नॉक्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये 19 क्लियर हुआ, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसलिए नॉक्स होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। वो बोल रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ करिए, बट मैं भरोसा नहीं कर सकता जो आप कह रहे हो, व्हाट यू से। तो इसकी जगह पे बताना व्हाट आई विल नॉट बिलीव, आई एम नॉट बिलीविंग, आई विल नॉट बिलीविंग। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, आई डोंट बिलीव दैट व्हाट यू से, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, द रूल्स ऑफ चेस रिक्वायर्ड दैट वन मेड ओनली वन मूव एट वन टाइम। देखिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना,
रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये हम बेसिकली सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं, राइट, सिंपल टेंसेस में लिखते हैं, राइट। ये भी चेस का एक बेसिक रूल है। अगर बेसिक रूल है तो मेड नहीं आना चाहिए, वन मेक्स आ गया, राइट। अगर मेड का हमें बेस फॉर्म लेना है तो मेक्स आएगा। मेक्स क्यों आएगा? क्योंकि वन हमारा सिंगुलर है और हम इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, तो विल मेक नहीं होगा, मेक नहीं होगा, मेक्स होगा। मेक तब होता है जब टू या फिर कुछ और प्लूरल नंबर होता है, लेकिन वन सिंगुलर नंबर है, इस ये ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, आई स्टडी सजेस्ट दैट। अब क्या स्टडी सजेस्ट दैट करती है? द वुमेन अब वॉज बेटर एट हैंडलिंग इमोशंस। देखिए ये एक फैक्ट है। क्या है फैक्ट? कि वुमेन जो होती हैं वो ज्यादा अच्छे से इमोशंस को हैंडल कर लेती हैं, ये ऐसा एक स्टडी कहती है। द वुमेन, अगर यहाँ पर वुमेन को देखो, एक होता है वुमेन और एक होता है वुमेन, इन दोनों में जरा अंतर बताइए। इसका मतलब होता है सिंगुलर, यानी एक महिला की बात हो रही है, और ये एक से ज्यादा महिलाओं की जब बात होती है तो उसके बारे में होता है। तो अब आपको मैंने बताया वर्ब में एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ तो वॉज वैसे भी नहीं होगा। तो अगर दूसरी बात है, ये हमारा फैक्ट की बात हो रही है, तो क्या यहाँ पर आर होगा, हैड होगा, इज भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, आर इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जनरल फैक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर आएगा, राइट। तो वॉज तो वैसे भी गलत था। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, यूजुअली वी नेवर गो टू स्कूल ऑन संडे। अब यूजुअली जो लगा है ना, यूजुअली के कारण नेवर नहीं आएगा। जब भी आप यूजुअली लग जाते हो ना, यहाँ पर नेवर नहीं होता, राइट। यूजुअली के अकॉर्डिंग नेवर नहीं होगा। तो यूजुअली वी डू नॉट गो, वी कांट गो, वी आर नॉट गोइंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वी डू नॉट गो, राइट। यूजुअली के कारण हम नेवर नहीं लगाएंगे यहाँ पर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द सेंट सेड। तो संत ने क्या बोला? दैट मैन आर मोर्टल। देखिए मोर्टल का मतलब होता है जिनको जो मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनको हम बोलते हैं मोर्टल। और इमोर्टल का मतलब क्या होता है? जो एटर्नल होते हैं, राइट, जो कभी नहीं खत्म होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इमोर्टल यानी एटर्नल, राइट। और मोर्टल का मतलब होता है जो खत्म हो जाते हैं। तो अब ये क्या है? मैन आर मोर्टल, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो क्या इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही रहेगा, मैन इज मोर्टल। अब यहाँ पर MEN, देखिए एक होता है मैन, ये होता है हमारा सिंगुलर, और एक होता है हमारा MEN मैन। जब यहाँ एक से ज्यादा मैन की बात हो रही है, ये होता है प्लूरल, राइट। ये हमारा होता है प्लूरल, ये हमारा होता है प्लूरल। तो अब जरा देखिए ध्यान से, ये हो गया मैन। अब आपको मैंने बताया, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से याद आया आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, राइट, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर एडवाइज नहीं होगा, सेड दैट ही होगा, राइट। मैन सेड दैट वर नहीं होगा, इज नहीं होगा, क्योंकि ये इसको फेल कर देगा, राइट। तो नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एवरी डे वी यूजुअली हैड लंच एट 1:30। अब देखिए एवरी डे की जब बात आ गई ना, तो यानी ये हैबिचुअल की बात हो रही है, यानी ये हैबिचुअल एक्शन है। अगर हैबिचुअल एक्शन है तो क्या यहाँ पर वी हैव हैड यूजुअली होगा? तो जरा समझिए, हैड तो नहीं होगा, ये हैबिचुअल है, तो यानी ये प्रत्येक दिन की बात हो रही है कि प्रत्येक दिन वो अपना जो लंच है वो मतलब 1:30 PM यानी 1:30 बजे करते हैं। तो ये हैबिचुअल है, तो यहाँ पर वी यूजुअली हैव, राइट। तो यहाँ पर हैव होगा, वी यूजुअली हैव होगा, वी हैव यूजुअली होगा, तो बी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। कि हैबिचुअल है तो यहाँ पर हैव होगा। सी जो क्वेश्चंस है काफी बेसिक्स है, आपको बस थोड़ा सा सेंस देखना है, एक सब्जेक्ट को देखना है, एक आपको उसके बाद वर्ब देखनी है। दो तरीके तो ही हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं बोलना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है नहीं आ रही है,
याद रखो क्या वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या वो एक फैक्ट है, किस बारे में बात हो रही है उसके बारे में भी याद रखो। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो आपको वर्ब से पहले मतलब टेंस से पहले आपको पता होना चाहिए, यानी वर्ब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और वर्ब के साथ एक और जो आपको थ्योरी में आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको वर्ब के बारे में नॉलेज है तो आप आराम से टेंस कर लेंगे, टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टेंस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, कि आप पास्ट में क्या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, प्रेजेंट के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। बाकी वर्ब के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है। अगर आपको फॉर्म याद होंगे तभी तो आप परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे, राइट। उनकी आईएनजी फॉर्म लिख पाएंगे, सेकंड फॉर्म आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख पाएंगे। बाकी आपको तो ये याद रखना पड़ेगा, डिड के साथ V1 आता है, राइट, डज के साथ V1 आएगा। तो इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा, अब प्रैक्टिस करेंगे उतना याद हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज सिंगुलर के साथ आएगा, हैव प्लूरल के साथ आएगा। तो ये बेसिक चीज है, ये आपको याद रखनी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे थोड़ी कमांड होनी चाहिए। और पूरा स्ट्रक्चर याद करिए आप, बिल्कुल एकदम डिटेल में जाके थ्योरी को एकदम अच्छे से डिटेल में कवर करिए, डेप्थ में पढ़िए। देन उसके बाद आपको ये चैप्टर जो है वो काफी इजी लगेगा और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, यहाँ करने के बाद इसको आपको खुद से दोबारा से खुद से सॉल्व करना है। जब आप उनको खुद से सॉल्व कर लें तो उसके बाद आप इनको कॉन्सेप्ट्स को दोबारा सीखें, जहां पर गलत हो रहा है उसको दोबारा रिवाइज करो कि मेरा पास्ट का मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, प्रेजेंट का नहीं आ रहा है, फ्यूचर का नहीं याद हो रहा है। तो मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करेंगे तो आपको इजी क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा आपको मैं एक और नॉलेज बता देता हूँ, आपको वॉइस के बारे में एक्टिव और पैसिव भी थोड़ा सा याद रखिए, उसके स्ट्रक्चर को याद रखिए, टेंस करते टाइम उसके स्ट्रक्चर को याद रखिए, क्योंकि ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वॉइस हो गया, टेंस हो गया, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आपको इन पे काम करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है। बाकी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पास्ट की बात हो रही है, अगर यस्टरडे है या फिर एगो है या फिर कुछ पास्ट की टाइमलाइन की बात हो रही है तो पास्ट की बात हो रही होगी। और अपना अपना कॉमन सेंस रखिएगा। देखिए प्रेसिडेंट स्पीच वाला क्वेश्चन था, जाहिर सी बात है वो पूछ रहा है कि आपने स्पीच सुनी नहीं सुनी, यानी वो स्पीच हो चुकी है, तो हो चुकी है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पास्ट की बात है। तो याद रखिए कि एक्शन किस मोमेंट का है, एक्शन पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। जब आपको एक्शन क्लियर हो जाएगा तो आपको इजीली क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच।